हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एग्जाम्पल 28 करेंगे। इससे पीछे जो एग्जाम्पल 27 थी वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर ली थी। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो वो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा। उसके बाद आप बच्चे ये वाला लेक्चर देखोगे तो आप बच्चों को अच्छे से समझ आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में कंसेप्ट पढ़ा था कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। तो वही हम कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे इस एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल 28 हमारे पास क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। कि मैट्रिक्स मेथड से हमने ये जो हमें इक्वेशंस दी गई है तो इनको हमने सॉल्व करना है। तो डिफरेंस हमने ये लिखा है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जो हमें इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो दिया गया है हमें, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, अब अगर हम इन इक्वेशंस को लिखना चाहें किस फॉर्म में, ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में, तो डिफरेंस हम यहाँ पे ए किसको मानते हैं, ए लेते हैं जो एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट। तो डिफरेंस यहाँ पे प्लस में कोफिशिएंट होगा तो प्लस वाला लेंगे, अगर माइनस में होगा तो माइनस वाला। तो यहाँ पे +3 है, +3 लिया है, -2 है, फिर यहाँ पे +3 है वही लिया है, यहाँ पे +2, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1। ये कोफिशिएंट्स तो आप बच्चे 9th क्लास में पढ़ते हैं, तो ये मतलब इसके साथ जो भी नंबर होता है, जैसे अगर 1 इंटू वाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, वाई ही रहेगा, इट मीन ये +1 आ जाएगा। यहाँ पे -1 इंटू जेड करें तो ये -z आता है, तो इसलिए ये -z हो गया, ये -1 हो गया, ये 1 हो गया और ये वाला 2। सिमिलरली यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे 2 है, वही लिखा है 4 -3 और 2। अब ये स्टूडेंट जो x वाली ये मैट्रिक्स होती है इसमें हम लेते हैं x, जो हमारे पास वेरिएबल्स है वो है x, y और z, तो वो हमने लिख लिया x, y और z। और साथ में ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है जो b मैट्रिक्स, वो हम ले लेते हैं इस मैट्रिक्स को, जो सॉरी ये एलिमेंट्स ले लेते हैं उस मैट्रिक्स में जो राइट हैंड साइड में होते हैं इक्वेशंस के, 8, 1 और 4। तो वैसे हमने लिखे हुए 8, 1 एंड 4। तो रीजन, अगर आप बच्चे इन मैट्रिक्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करो a इंटू एक्स तो वो b के बराबर आता है। मतलब ये जो वापस यही इक्वेशंस आ भी जाती हैं अगर आप इनको क्या करो, सॉल्व करो। मतलब 3 इंटू एक्स करेंगे 3x आ जाएगा, फिर -2y, फिर +3z, तो पहली इक्वेशन बन जाएगी और उसको इक्वेट कर देना 8 के साथ। फिर सिमिलरली 2x + y और -z, तो ये भी इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर 4x -3y + 2z इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यही इक्वेशंस थी। तो मतलब हमने उन इक्वेशंस को क्या कर दिया, ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिख लिया। अब डिस्टेंस नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है, जब हमने इसको इस तरह से लिख लिया होता है तो नेक्स्ट काम होता है कि हमने ये जो ए मैट्रिक्स होगी, ये वाली ए मैट्रिक्स, इसको हम चेक करते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 है या नॉन 0 है। तो ये वही हम देखेंगे। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट आप ये लिखेंगे, तो इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट लिख लिया। अब डिस्टेंस इसको आप किसी भी रो के अलावा एक्सपेंड कर सकते हो या किसी भी कॉलम के अलावा एक्सपेंड कर सकते हो। तो फर्स्ट रो के अलावा एक्सपेंड किया तो इसको रखेंगे 3, तो वही 3 लिखा है और ये 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 -1 -3 और 2। फिर हमने ये यहाँ देखो -2 है, तो हमें हमारा ये वाला एलिमेंट प्लस में होता है, ये माइनस में होता है और ये वाला प्लस में, तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे और साथ में -2, तो ये क्या हो जाएगा, -1 +2 आ जाएगा। फिर ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे तो ये दो एलिमेंट और ये दो एलिमेंट 2 -1 4 और 2 आएगा, 2 -1 4 और 2 लिखा है। फिर सिमिलरली इस 3 से हम करेंगे एक्सपेंड, तो ये 3 रहेगा, तो इस रो को, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो ये 4 आ जाए, ये 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 1 4 एंड -3। तो वही हमने लिखा है 2 1 4 एंड -3। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 3 यहाँ पे इंटू ये वाला डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो 2 बन जा, 2 बीच में माइनस का साइन आता है तो -3 इंटू -1 करें तो +3 हो जाता है, तो 2 -3 आ जाएगा। सिमिलरली +2 यहाँ पे रहेगा, 2 2 जा 4 और बीच में माइनस का साइन होता है और यहाँ पे 4 बन जा 4 और ये कौन सा है माइनस का, तो -4 हो जाएगा, -1 से प्लस तो 4 + 4। अब सिमिलरली यहाँ पे 3 है तो 2 इंटू -3 करेंगे तो -6, बीच में माइनस का साइन और 4 इंटू 1 करेंगे तो 4, तो -6 -4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे अपना डिटर्मिनेंट क्या आता है। तो डिटर्मिनेंट वो हमारा किसके बराबर आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -3 + 16 -30 आ जाएगा और वो हमारा आ गया -17 के बराबर। तो इसका मतलब ये 0 के बराबर नहीं है। अगर ये 0 के बराबर नहीं है डिटर्मिनेंट, तो इसका मतलब ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। अगर डिटर्मिनेंट हमारा 0 होता तो हम इसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, लेकिन ये नॉन 0 है तो इसलिए ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और आप बच्चों को ये मैंने थ्योरम कराई है, अगर मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर हो तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, हमने इसका इनवर्स फाइंड करना है और फिर हमने ये फार्मूला लगा देना है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो इस तरह से हम अपना x में जो भी x y और z एलिमेंट्स होंगे उनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमें a इनवर्स फाइंड करना पड़ा। अब a इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए होती है, एडजॉइंट चाहिए होता है, क्योंकि a इनवर्स का फार्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू
एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है ए इनवर्स का फॉर्मूला। तो जैसे जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है तो उसमें हमें चाहिए होते हैं कोफैक्टर्स A11 A12 सो ऑन, तो ये हमें फाइंड करना पड़ेगा अब स्टूडेंट्स। तो आप बच्चे A11 फाइंड कर ही सकते हो। यहाँ पे देखो A11 फाइंड करोगे तो आप बच्चों को मालूम है वो कैसे देखते हो, मतलब ये वाला एलिमेंट छोड़ देते हो तो इसके इस रो को इस कॉलम को छोड़ दोगे, ये वाले 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। A11 के केस में वो माइनर रहेगा, साथ में -1 की पावर 11 के केस में 1 + 1 रहेगा और साथ में ये वाला माइनर आ जाएगा 1 -1 -3 और 2। तो ये आप बच्चों को निकालना आता ही होगा। अगर हम 23 की बात करें, अगर सपोज 23 निकालना है तो वो कौन सा एलिमेंट होता है, ये वाला 23 सेकंड रो थर्ड कॉलम का, तो ये सेकंड रो है, ये थर्ड कॉलम का ये वाला एलिमेंट आता है। तो ये वाला एलिमेंट अगर इसका हमने कोफैक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 3 इंटू, अब ये वाला एलिमेंट देखो इस रो को इस कॉलम को छोड़ देंगे तो 3 -2 4 और -3 आएगा, तो ये लिखेंगे 3 -2 4 और -3। तो ये वाला हम इसको सॉल्व कर देंगे, इस तरह से कोफैक्टर फाइंड कर देते हैं। तो जैसे ये A11 के लिए लिखेंगे, A23 के लिए लिखेंगे, सिमिलरली आप बच्चों ने क्या करना है, इसका भी निकालना है, इसका भी कोफैक्टर निकालना है, इसका भी निकालना है। सारे एलिमेंट्स के ये 9 एलिमेंट्स है, इनके कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। और ये आप बच्चों को मैंने बहुत बार सिखाया हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखे हुए हैं और आप बच्चे देख भी सकते हैं। तो ये है हमारे पास A11, तो A11 ये आ जाएगा -1 के बाद 1 + 1, यहाँ पे 1 -1 -3 और 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें -1 मिलेगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स A12 सॉल्व करेंगे तो आप बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, आप बच्चों के पास मैट्रिक्स पड़ी हुई है ये मैट्रिक्स, तो वहां से आप बच्चों ने ये कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो कोफैक्टर यहाँ पे आ जाएगा -8। फिर A13 फाइंड करोगे, ये फाइंड कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप बच्चों ने ये प्रीवियस लेक्चर्स में देखे होंगे, वहां पे एक एक्सरसाइज ही सिर्फ माइनर्स और कोफैक्टर्स की थी। तो ये होता है हमारे पास माइनर और ये होता है कोफैक्टर, ये पूरा क्या होता है कोफैक्टर। तो इसका फॉर्मूला ये होता था कि A अगर 13 का हमने कोफैक्टर निकालना, A13 निकालना हो तो ये हमारे पास -1 की पावर I + j होता था, 1 + 3 और साथ में माइनर ऑफ 13 एलिमेंट लिखते थे, और ये होता था हमारे पास माइनर, मतलब जो भी अगर M13 निकालना हो तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये छोड़ देने हैं, तो बाकी जो 4 एलिमेंट्स बचे थे वो यहाँ पे लिख लेने हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स A13 हमारे पास -10 आ गया। A21 आप बच्चे यहाँ पे -5 फाइंड करोगे, उसके बाद A22 आपका -6 आएगा, A23 आपका 1 आएगा, A31 आपका -1 आएगा, A32 आपका क्या आएगा, वो आ जाएगा 9 के बराबर। ये आप बच्चे सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। A33 आपका आ जाएगा 7। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं, मतलब ये अब हमने देखो 11 12 13 भी निकाल दिया, 21 22 23 भी निकाल दिया, फिर 31 32 और 33 भी निकाल दिए। ये 9 एलिमेंट्स के हमने कोफैक्टर्स निकाल दिए। तो अब आप बच्चों को मालूम है जो एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स होती है वो कैसी होती है, वो यहाँ पे होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये वाली सारी की सारी जो वैल्यूज होंगी हमारे पास 9 वो लिख लेंगे। A11 की वैल्यू -1 थी, A12 की वैल्यू हमारे पास -8 थी और A13 की वैल्यू -10 थी, वो लिखी है। फिर A21 की -5 थी, A22 की -6 थी और A23 की 1 थी। यहाँ पे A31 की -1 है, A32 की 9 है और A33 की 7 है। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने अपना एडजॉइंट फाइंड कर लिया। आई होप स्टूडेंट्स आप बच्चों को समझ आया है। अगर अभी भी आप बच्चों को कोफैक्टर निकालने में कहीं भी दिक्कत आती है तो स्टूडेंट्स जो मेरा प्रीवियस लेक्चर्स है वहां पे मैंने एक एक्सरसाइज ही, ये सिर्फ माइनर और कोफैक्टर्स वाली है, इससे जो प्रीवियस एक्सरसाइज से पीछे वाली एक्सरसाइज थी तो ये शायद 4.6 है, 4.6 से पीछे जो एक्सरसाइज थी 4.4, अगर वो वाले लेक्चर आप देखोगे तो जैसे वहां पे मैंने माइनर और कोफैक्टर निकालना बहुत ही अच्छे से सिखाया हुआ है। तो आई होप आप बच्चों को वो समझ भी आ जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वो वाला लेक्चर देख लीजिएगा। कोफैक्टर निकालना आप बच्चों को समझ आ गया, माइनर निकालना समझ आ गया, तो आप ये एडजॉइंट निकाल सकते हो। और एडजॉइंट निकालना भी आप बच्चों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। तो जैसे अब एडजॉइंट हमने निकाल दिया, अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम A इनवर्स फाइंड करेंगे। देखो आप बच्चों को A इनवर्स निकालना तो आता ही है, ये भी प्रीवियस एक्सरसाइज में आप बच्चों ने देखा था वो कैसे निकालते हैं। तो A इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी आई थी -17, तो वही लिखिए, और एडजॉइंट ऑफ A ये है हमारे पास, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया हुआ है। अब डिस्टेंस ये हमारे पास आ गया A इनवर्स। अब डिस्टेंस जब A इनवर्स भी फाइंड कर दिया, इसके बाद डिस्टेंस आप बच्चों को मैंने पहले ही बताया कि फॉर्मूला होता है हमारे पास X इक्वल टू A इनवर्स B। और डिस्टेंस ये कहां से आता है, तो ये भी आप बच्चों को मैंने बताया हुआ है ये कैसे आता है। तो ये हमने ऐसे लिखा होता है A इंटू एक्स इज इक्वल टू बी के बराबर। फिर हम पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, प्री मल्टीप्लाई करते हैं A इनवर्स के साथ, यहाँ पे भी A इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास ये कैंसिल हो जाता है, तो ये I के बराबर होता है I इंटू एक्स इज इक्वल टू A इनवर्स B। और I इंटू एक्स करें तो एक्स ही रहता है, एक्स इज इक्वल टू A इनवर्स
बी हो जाता है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट ये हमने बच्चों को समझाया था मेरे मेथड में। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से अब ये हमारा एक्स होगा, एक्स आ जाएगा ए इनवर्स बी के बराबर। तो ए इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे तो वो थी 1/-17 इंटू एडजेंट ऑफ ए, तो 1/-17 इंटू ये वाली हमने लिख लिया। और उसके बाद हमने बी मैट्रिक्स लिखनी है, और बी मैट्रिक्स आप बच्चों को पता है वो हमारे पास जो इक्वेशंस के राइट हैंड साइड में एलिमेंट्स है वही वाले लिखे होते हैं एलिमेंट्स, तो वो थे 8, 1 और 4, तो वो हमने मैट्रिक्स लिख ली हुई है बी मैट्रिक्स। अब जैसे यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिख ली, अब हम क्या करेंगे, ये दो मैट्रिक्स का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक ही कॉलम है यहाँ पे, तो क्या करेंगे -1 इंटू 8, तो -8 आ जाएगा, -5 इंटू 1 करेंगे -5 आएगा, और -1 इंटू 4 करेंगे तो -4। तो ये चार ये इस तरह से एक एलिमेंट आ जाएगा। फिर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम लेंगे, -8 इंटू 8 करेंगे -64, -6 इंटू 1 करेंगे -6, और 9 इंटू 4 करेंगे तो 36। ये चीज आप बच्चों ने याद रखनी है, ये एक एलिमेंट, ये नहीं कर देना है कि ये एक अलग से एलिमेंट, ये अलग से एलिमेंट और ये अलग से, तब तो आपने एक मैट्रिक्स बना दी, तो वो ऐसा नहीं करना है। ये आप बच्चों को पता है, क्योंकि देखो हम कैसे लेते हैं फर्स्ट रो, और अगर हम कोई रो लेते हैं और उसके कॉलम्स के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते थे प्रोडक्ट्स में, तो उनको ऐड भी करते हैं, तो वो हमने वैसे ही ऐड कर देने हैं। तो इस रो को, ये हमारे पास थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -10 इंटू 8 करेंगे, -80, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, और 7 इंटू 4 करेंगे 28, तो इनको भी ऐड कर देंगे। तो डेज में हमारे पास ये बन जाएगा -17, यहाँ पे -34 और यहाँ पे 51 इनको ऐड करोगे तो फिर -51, इनको ऐड करोगे -34 और इनको ऐड करोगे तो -17। अब यहाँ पे देखो 1/-17 लिखो या 1/, कुछ भी लिखो, ये देखो माइनस चाहे आप यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये क्या करोगे, -1/17 के साथ इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 17 क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 1। फिर -1/17 इंटू -34 करेंगे तो माइनस प्लस, और 17 इंटू 2 करेंगे तो 34, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 7 या 51, और माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस, तो प्लस में 1, 2 और 3 आ गया। तो इस तरह से जो एक्स मैट्रिक्स थी वो हमारे पास क्या थी, एक्स वाई और जेड। तो एक्स वाई जेड हमारे पास किसके बराबर आ गया, 1 2 और 3 के बराबर, यही था ना एक्स मैट्रिक्स। ये भी आप बच्चों को मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, ए मैट्रिक्स भी बताई थी, वहां पे एक्स भी बताई थी और बी भी बताई थी। तो एक्स मैट्रिक्स हमारी थी एक्स वाई और जेड। तो इस तरह से अब जब ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल। तो एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2 और जेड इज इक्वल टू 3 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से रिलेशन हमने ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया था जिसमें 3 इक्वेशंस थी, तो वो हमने सॉल्व कर दिया, और अपने जो वेरिएबल्स की वैल्यूज थी वो हमने फाइंड कर दी कि एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई, वाई की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, और जेड की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे। आई होप आप बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे और आप इन क्वेश्चन को निकाल भी पाओगे। अब हम करते हैं डियर स्टूडेंट्स अपनी एग्जांपल 29। तो एग्जांपल 29 में हमारे पास क्या है, अब डियर स्टूडेंट्स हमें इक्वेशंस ना देके अब हमें एक लिखा हुआ है यहाँ पे कंडीशंस दी गई है, तो अब हम वो उस तरह से उनको इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिया, द सम ऑफ 3 नंबर्स। अब 3 नंबर्स का सम हमें 6 दिया है, कितना दिया है, 3 नंबर्स का सम दिया 6। इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई एक्स, देखो डिस्टेंस अगर हम इनको मान लें एक्स वाई और जेड, ये 3 नंबर है हमारे पास एक्स वाई और जेड, तो एक्स वाई और जेड इन तीनों का सम दिया है, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वो हमें 6 के बराबर दे दिया। पहली क्वेश्चन यहां से आ जाएगी, सम ऑफ 3 नंबर इज 6। अब वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3, हम थर्ड नंबर को मतलब जेड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो 3 जेड आ गया। एंड एड सेकंड नंबर टू इट, और सेकंड नंबर हम इसमें ऐड कर देंगे, तो मतलब y प्लस 3z हो गया। तो वी गेट हमारे पास क्या आएगा, 11 के बराबर आएगा, वी गेट 11। अब बाई ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या हो गई, y प्लस 3z इज इक्वल टू 11। अब y एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स, अब अगर हम फर्स्ट और थर्ड नंबर को ऐड करें x और z को, वी गेट, आगे हमने क्या दिया हुआ है, वी गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर, मतलब हम फर्स्ट और थर्ड नंबर को एक्स और जेड को ऐड करें तो डबल ऑफ सेकंड नंबर के सेकंड नंबर का डबल हमें मिलेगा, तो वो आ जाएगा 2 ऑफ वाई के बराबर, मतलब एक्स प्लस जेड हमारे पास 2y के बराबर आ गया। ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। रिप्रेजेंट इट अल्जेब्रिकली, के इनको हमें अल्जेब्रिकली दिखाना है, मतलब इक्वेशंस में दिखाओगे इस कंडीशंस को, और उसके बाद हमारे पास क्या करना है, फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, के ये जो हमने नंबर सपोज किए हुए एक्स वाई जेड, तो इनको फाइंड करो यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अगर मैट्रिक्स मेथड लगा के आप इनको फाइंड करो। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, लेट एक्स वाई एंड जेड भी हमने यही लिखा है कि एक्स वाई और जेड हमारे पास पहला, दूसरा और तीसरा नंबर है।
रिस्पेक्टिवली, देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो हमें कंडीशंस दी थी तो क्या इक्वेशन बनी थी, देखो पहली इक्वेशन के तीनों का सम वो 6 के बराबर है। दूसरी इक्वेशन में ये था कि अगर हम तीसरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और साथ में दूसरे नंबर को उसमें ऐड करोगे तो हमें 11 मिलेगा, तो ये इक्वेशन थी। और तीसरी इक्वेशन में कंडीशन में हमें दिया था अगर हम पहले और तीसरे नंबर को ऐड करें तो डबल ऑफ सेकंड नंबर के डबल के बराबर मिलता है, मतलब 2 इंटू वाई के बराबर आएगा। तो अब हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2y इस तरफ आ जाएगा, x माइनस 2y प्लस जेड हो जाएगा और वो इक्वल टू 0। मतलब हमने वेरिएबल्स एक तरफ लिखने होते हैं तो ये हमने एक तरफ ही लिखे हैं। तो इस तरफ यहाँ पे क्या है, x में कुछ भी नहीं तो 0x लिख सकते हो, 0x प्लस वाई प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 11, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2y प्लस दैट इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये तीन इक्वेशंस आ गई, तो अब आप बच्चों को पता है कि ए इक्वेशन को हम ए जो मैट्रिक्स होती है वो कैसे लिखते हैं, वो एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 होगा, यहाँ पे भी इसका कोफिशिएंट 1 होगा और इसका कोफिशिएंट भी क्या होगा 1। ये आप बच्चों को कोफिशिएंट तो आते ही है, क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ कुछ भी नहीं लिखा है तो मतलब 1 से मिल रहे हो तो 1 इंटू जेड करेंगे तभी भी जेड आएगा, तो इट मीन्स ये हमारे पास 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा और ये भी 1 रहेगा। कोफिशिएंट्स आप बच्चों को आता ही है। उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स ये क्या रहेगा 0, 0 इंटू एक्स करो तो 0 ही आता है, तो ये 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे y का कोफिशिएंट, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 आएगा, तो ये 1 आ जाएगा। उसके बाद z का कोफिशिएंट आ जाएगा 3। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या रहेगा 1 रहेगा, सॉरी यहाँ पे जहां से देख लीजिए x का कोफिशिएंट 1 रहेगा, y का कोफिशिएंट -2 रहेगा और z का कोफिशिएंट प्लस का 1 रहेगा। और जो x मैट्रिक्स थी वो हमारे पास x, y और z है, और जो b मैट्रिक्स है वो हमारे पास 6, 11 और 0 है, तो 6, 11 और 0 लिख लिया। मतलब अब इसको आप बच्चों ने क्या कर देना है, वेरिएबल्स लेफ्ट हैंड साइड ले जाने हैं और राइट हैंड साइड सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स होनी चाहिए। जो b मैट्रिक्स होती है वो कांस्टेंट टर्म्स की ही मैट्रिक्स होती है, x मैट्रिक्स वेरिएबल्स की मैट्रिक्स होती है, और जो a मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स की मैट्रिक्स होती है। तो जैसे इस तरह से हमने तीनों मैट्रिक्स लिख ली हुई है, तो अब हम इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, ax इक्वल टू b की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब अगर हम इनको वापस मल्टीप्लाई करें और ये इक्वल टू इसके बराबर करें तो हमें ये जो तीन इक्वेशंस दी हुई है वो हम वापस भी ला सकते हैं। जैसे देखो फर्स्ट रो और इसकी को मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू एक्स करेंगे तो x 1 इंटू वाई करेंगे y, और 1 इंटू जेड करेंगे z, तो मतलब x प्लस वाई प्लस जेड वो आ जाएगा 6 के बराबर। सिमिलरली इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी y प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 11, और तीसरी इक्वेशन जो अगर इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 के बराबर भी आ जाएगी। तो ये तीनों इक्वेशन इस तरह से आ जाती है, मतलब हमने इन इक्वेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए इस फॉर्म में लिखा ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में, तो हमें लास्ट में जो एक्स निकालना होगा वो कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स बी करके। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले ए इनवर्स चाहिए। अगर ए इनवर्स चाहिए तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले आप बच्चों को देखना पड़ता है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। तो उसके लिए आप निकालते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये चीज चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही फाइंड किया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा, और आप बच्चों को वो निकालना अच्छे से आता है। 1 1 1 0 1 और 3 है, 1 माइनस 2 और 1 है। अब देखिए यहाँ पे इसको आप किसके अलावा एक्सपेंड करोगे, आप करने को फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो किसी के अलावा एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन हम करेंगे इसको फर्स्ट कॉलम के अलावा एक्सपेंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक 0 भी है, तो इससे थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा, मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो हम इस एलिमेंट को प्लस लेते हैं, दूसरे वाले को क्या लेते हैं माइनस, और तीसरे वाले को प्लस, मतलब अल्टरनेटिवली चलते हैं। तो ये प्लस माइनस और प्लस चलेगा, तो प्लस का 1 रहेगा, तो वैसे ही लिखा है। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे, 1 3 माइनस 2 और 1, तो वो लिखा है 1 3 माइनस 2 और 1। फिर ये 0 के साथ आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, मतलब 0 ही लिख दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही आएगा, इसलिए ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर अब यहाँ पे 1 ले लीजिएगा, तो ये प्लस का 1 ही लिया। इस रो को, इस कॉलम को छोड़ देंगे तो ये 4 एलिमेंट आएंगे, 1 1 1 और 3, तो वही लिखा है 1 1 1 और 3। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 इंटू, देखो 1 इंटू 1 करेंगे 1, बीच में माइनस का साइन, और -2 इंटू -3 करें तो -6, और बीच में जो -6 आएगा तो ये क्या होगा 1 प्लस 6, तो साथ में प्लस 1 इंटू 3 1 जा 3 और -1, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, तो यह जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 6, तो जाएगा 7, और 7 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 1 होता है 2, तो 7 प्लस 2 कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा हमारे पास 9, और बीच में नॉट इक्वल टू 0। तो ये चीज हमने आगे लिखी होगी, आप देख सकते हैं। तो वही हमने लिखा हुआ है, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा किसके बराबर आ गया, 1 इंटू 1 प्लस 6 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 1, तो वो आ गया हमारा 7 प्लस 2 दैट मीन्स 9, और 9 इज नॉट इक्वल टू 0। अब रेशंस अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ए मैट्रिक्स हमारे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुई, और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो रेशंस अगर आप बच्चों को डेफिनेशन पूछी गई हो कि बताओ कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताइएगा, तो आप बच्चे बता सकते हैं कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो, नॉन 0 हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से अब इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो आपको अब किसकी जरूरत है, तो अब आप बच्चों को इनवर्स फाइंड करने की जरूरत है। तो इनवर्स के लिए होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो आप बच्चों को पता है एडजॉइंट ऑफ ए कब मिलता है हमें, और हमारे पास कोफैक्टर्स हो A11 A12 A13 सो ऑन, ये वाले सारे कोफैक्टर्स मिलने चाहिए। जब हमें ये कोफैक्टर्स मिल जाते हैं तो फिर हम ये क्या कर सकते हैं, एडजॉइंट अपना फाइंड कर सकते हैं। तो डियर हम यहाँ पे क्या करेंगे, A11 फाइंड करेंगे। तो A11 आप बच्चे फाइंड कर सकते हैं, जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप बच्चों को बताया कि कैसे हम कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो A11 हम फाइंड करेंगे तो मिलेगा -1 की पावर 1 + 1, तो साथ में माइनर ऑफ A11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में छोड़ देना है। तो ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे 1 3 -2 और 4 1, तो ये 4 एलिमेंट्स तो हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 7। A12 फाइंड करोगे वो मिलेगा 3, तो ये आप फाइंड कर ही सकते हो डिस्टेंस। A13 करोगे तो -1 मिलेगा। आप बच्चों ने एक चीज और करनी है, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये फाइंड किया हमने और -1 लिखा हुआ है यहाँ पे A13, आप बच्चों ने भी चेक करना है कि क्या ये सही है या गलत है। डियर स्टूडेंट जब भी आप लेक्चर देखते हो साथ में रफ कॉपी या नोटबुक अपने साथ जरूर रखा करिए, पेन रखा करिए, ताकि आप बच्चों को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप बच्चे उसको अच्छे से दोबारा से देख सको। अगर देखो, अगर मैंने तो यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं लिखी हुई, लेकिन पीछे वाले पेज पे लिखी थी। अगर आप बच्चों के पास यहाँ पे मैट्रिक्स हो तो आप यहाँ पे आपके पास नोटबुक होगी तो यहाँ पे मैट्रिक्स लिखी गई होगी, और वो आप बच्चे वहां से मैच भी कर सकते हो कि हाँ भाई हमने ये सर बता रहे हैं क्या ये सही बता रहे हैं, थोड़ा बहुत कहीं पे गलती तो नहीं हो गई है, तो इसलिए ये चीज भी चेक करनी होती है। तो अब हमारे पास A21 आ जाएगा -3, A22 हमारे पास आ जाएगा 0। अब A23 जब आप फाइंड करोगे तो वो हमें मिलेगा -1 की पावर 2 + 3 इंटू 1 + 1 1 1 और -2, ये हमारे पास 3 के बराबर आ जाएगा। A31 फाइंड करोगे वो 2 के बराबर आएगा। A32 हमारे पास -3 के बराबर आएगा, और A33 हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा। इस तरह से डिस्टेंस आप बच्चों ने क्या निकालना है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 निकाल देना है। ये 3x3 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए ये सारी चीजें निकालना पड़ती है कोफैक्टर्स, लेकिन जो 2x2 की मैट्रिक्स होती है वहां पे हमारे पास एक डायरेक्टली मेथड भी होता है, तो इसलिए हम वहां पे 2x2 की मैट्रिक्स में अगर हमें एडजॉइंट निकालना हो हम उसको डायरेक्ट भी लिख लेते हैं। अब डिस्टेंस हमारे पास, आप बच्चों को पता है एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास किसके बराबर होता है, ये चीज तो पता ही है, फार्मूला तो आप बच्चों को आता ही है। A11 A12 A13 होता है यहाँ पे A13, उसके बाद यहाँ पे A21 A22 A23 A31 A32 और A33, तो ये आप लिख सकते हो सारे 9 एलिमेंट्स। तो इस तरह से यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए में ये 9 एलिमेंट्स लिख लोगे जो आपने निकालने हुए अभी। तो A11 A12 A13 निकाला हुआ है वो 7 है, 3 है, -1 है। फिर उसके बाद आपका A21 -3 है, A22 0 है, A23 3 है, A31 2 है, A32 -3 है और A33 1 है। तो ये सारे एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिख लिए। तो इस तरह से हमारा एडजॉइंट आ चुका है। अब डिस्टेंस आप सिर्फ किसका इनवर्स का फॉर्मूला लगाओगे, A इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ से लिख लोगे, और साथ में जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है ये हमारे पास यहाँ पे लिखोगे, वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी 9, तो हमने यहाँ पे 9 लिख ली हुई है। अब इस तरह से A इनवर्स फाइंड कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट काम होता है कि हमें X फाइंड करना, तो X होता है A इनवर्स B के बराबर। तो A इनवर्स आप फाइंड कर सकते हो, A इनवर्स आपने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वो चीज यहाँ पे लिख लोगे। और साथ में जो B मैट्रिक्स है, तो B मैट्रिक्स आप बच्चों को मालूम है राइट हैंड साइड में क्या एलिमेंट्स थे वो हमने लिखी हुई थी, वो क्या थी 6 11 और 0, तो वो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब आप इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या करोगे 7 × 6 42 और -3 × 11 -33 और 2 × 0 तो 0, और ये आपका एक एलिमेंट आ जाएगा, इनको ऐड कर दोगे। उसके बाद 3 × 6 करेंगे 18, 0 × 11 करेंगे 0 और -3 × 0 करेंगे तो 0, और इनको भी ऐड कर दीजिएगा। फिर -1 × 6 करेंगे तो -6 और 3 × 11 करेंगे 33 और 1 × 0 करेंगे 0, इन तीनों को भी आप ऐड कर दीजिएगा। तो इस तरह से डिवीजन ये हमारे पास, इनको ऐड करोगे तो 9 मिलेगा, इनको करोगे तो 18 और इनको ऐड करोगे तो हमें मिलेगा 27, और ये हमारे पास बाहर क्या है 9 है, इसका मतलब इनको क्या करना है 9 के साथ डिवाइड करना है सारे एलिमेंट्स को। तो 9 1 या 9, 9 2 या 18 और 9 3 या 27, तो एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे 1 2 और 3। अब ये दोनों मैट्रिक्स, जो एक्स मैट्रिक्स थी वो क्या होती है, उसमें हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई और जेड। तो इन दोनों, अगर ये दोनों मैट्रिक्स क्या है इक्वल, तो ये क्या हो जाएंगे इक्वल, x = 1 आ जाएगा, y = 2 और z = 3 के बराबर। वो लिखा है x = 1 y = 2 और z = 3। तो हेंस x और y और z की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। कि हेंस जो यहाँ पे लिख भी सकते हो, हेंस 3 नंबर्स आर, ये 3 नंबर जो है, फर्स्ट हमारे पास क्या है 1 है, सेकंड हमारे पास 2 है, और जो थर्ड हमारे पास नंबर है वो हमारे पास 3 है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, हेंस 3 नंबर्स, फर्स्ट इज 1, सेकंड इज 2 एंड थर्ड इज 3। तो जैसे इस तरह से ये हमने अपना क्वेश्चन फाइंड, ये एग्जांपल थी जो ये हमने फाइंड कर दिया। अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.6।
तो देखते हैं हम वहां पे क्या है हमारे पास। तो अब एक्सरसाइज 4.6 में हमारे पास क्या है, एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन एक्सरसाइजेज 1 to 6 के जो हमारे पास क्वेश्चन हैं कहां से 1 से लेके 6 तक, तो उनमें हमने उनकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। स्टूडेंट्स आप बच्चों को मालूम होगा कंसिस्टेंसी के बारे में, तो ये आप बच्चों को मैंने बताया था इनकॉन्सिस्टेंट एंड कॉन्सिस्टेंट कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो इनकॉन्सिस्टेंट है या फिर कॉन्सिस्टेंट है। तो ये आप बच्चों को कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स, इसके लिए आप बच्चों को क्या फाइंड करना पड़ता है, जिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में अगर आप ए इनवर्स फाइंड कर सकते होंगे, मतलब वहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ जो ए का डिटर्मिनेंट होता है वो हमारे पास नॉन जीरो होगा, तो वो क्या होगी, कॉन्सिस्टेंट। क्या होगी, कॉन्सिस्टेंट, मतलब उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन होगा। लेकिन चाहे वो एक सोल्यूशन हो चाहे ज्यादा सोल्यूशन हो, मतलब मोर देन वन हो या सिर्फ वन सोल्यूशन हो, तो डियर स्टूडेंट्स वो हो सकता है कॉन्सिस्टेंट। और इनकॉन्सिस्टेंट कब होगा, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गया, जीरो। अब देखिए अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर हो जाता है तो आप बच्चों को मालूम है कि ए मैट्रिक्स हमारी कौन सी हो जाती है, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है तो जो ए इनवर्स होता है वो हमारे पास नॉट एग्जिस्ट, कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जैसे जब वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका मतलब वो उसका सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सोल्यूशन होता है हमारे पास x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी के बराबर। और ये हमारे पास जब ए इनवर्स ही नहीं है तो आप x कैसे फाइंड कर सकते हो, तो जैसे इसका मतलब आप x फाइंड नहीं कर सकते हो तो इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। उसका सोल्यूशन अगर नहीं मिलेगा तो उसको हम बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। तो दिस इज आई होप आप बच्चों को समझ आ ही जाएगा कि ये हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो हम इस एक देखो ये 6 क्वेश्चन है, इनमें से जब हम करेंगे 3-4 क्वेश्चन को तो तब तक आप बच्चों को आराम से पता चल गया होगा कि हमने इनकी कंसिस्टेंसी कैसे चेक कर लेनी है। तो ये हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमें क्या दिया है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन हमें दी हुई है। तो अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो, ये हमें जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो वैसे हमने यहाँ पे लिख लिया हुआ है। अब इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो वहां पे a क्या आएगा, इनके कोफिशिएंट्स x और y के। तो x का कोफिशिएंट होता है 1, y का कोफिशिएंट होता है 2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2 और y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 3। तो इसलिए हमारे पास a मैट्रिक्स आ जाएगी ये वाली। तो यही हमने पहले भी जो एग्जांपल्स की तो वैसे भी हमने यहाँ पे भी वहां पे भी हमने ऐसे ही किया कि जो a मैट्रिक्स वो हमारी ये आ गई। अब जो x मैट्रिक्स होगी तो x मैट्रिक्स यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक x है और एक y है, तो वेरिएबल्स हमने x y लिख लिए। अब b मैट्रिक्स कौन सी होती है, वो कांस्टेंट टर्म्स की होती है और राइट हैंड साइड में जो टर्म्स है वो है 2 और 3, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए a x और b हमारे पास तीनों आ गई। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हमें ये चेक करना है कि उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। और ए इनवर्स एग्जिस्ट तब करता है अगर उसका डिटरमिनेंट हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 हो। तो मतलब हमें सबसे पहला काम करना पड़ेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा। तो जैसे जो ए मैट्रिक्स है उसका अब हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 और 3 ये लिखेंगे। अब इसका डिटरमिनेंट तो आप बच्चों को निकालना आता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 1 into 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, साथ में बीच में माइनस का साइन होता है और 2 into 2 करेंगे तो 4, तो 3 माइनस 4 करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो देखो ये -1 है, ये 0 के बराबर तो नहीं आया हुआ है, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ हमारे पास नॉन जीरो है। अगर ये नॉन जीरो हो तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये आप बच्चों को मैंने थ्योरम्स में भी पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर्स में। अभी हमने जो एग्जांपल्स की वहां पे भी आप बच्चों को बताया कि उसका अगर डिटरमिनेंट हमारे पास नॉन जीरो होगा तो तब हम ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है और वो हम फाइंड कर सकते हैं। और उसको ए इनवर्स को फाइंड कर दिया, फिर हम x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी लिखते हैं और अपना x वाला जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम फाइंड कर देते हैं, मतलब इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर देते हैं। लेकिन हमें सॉल्व करने के लिए नहीं पूछा, हमें सिर्फ पूछा है वो कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट, मतलब उनका सोल्यूशन आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो अगर आता होगा तो वो कॉन्सिस्टेंट है, अगर नहीं आता होगा तो नॉन कॉन्सिस्टेंट है। तो जैसे अब हमारे पास ए इनवर्स अगर आ सकता है तो इसका मतलब उसका सोल्यूशन भी आ सकता है। अगर इसका सोल्यूशन भी आ सकता है तो इसका मतलब ये सोल्यूशन, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगी ये कौन सी हो गई, कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो इसका मतलब इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, चाहे एक करे चाहे मोर देन वन करें या इनफाइनाइटली मैनी करें, लेकिन सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। यह बच्चों को मैंने डेफिनेशन में बताया था कि कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कौन सी हो गई और इनकॉन्सिस्टेंट कौन सी होती है। तो ये भी आप बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है, तो आई होप आप बच्चों ने वहां पे ये देखा होगा कॉन्सिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में कि इनकॉन्सिस्टेंट क्या होता है और कॉन्सिस्टेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस आई होप आप बच्चों को लेक्चर पसंद आ रहा है, तो लेक्चर पसंद आता है तो लाइक बटन जरूर क्लिक कर लीजिए, साथ में कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक दिया करो।
और शेयर बटन जरूर दबाओ। डियर फ्रेंड्स, बाकी जितने भी क्लासमेट्स हैं उनके साथ अगर शेयर बटन को क्लिक करोगे तो वहां से आप बच्चों के पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप किसके थ्रू शेयर करना चाहते हो, व्हाट्सएप या किसी भी ऐप के थ्रू आप फेसबुक पे शेयर करना चाहो, तो जहां पे भी आप शेयर करना चाहो तो ये लिंक्स शेयर कर दोगे तो बाकी बच्चे भी जो भी आपके साथ क्लासमेट्स हैं तो वो बच्चे भी इन लेक्चर का फायदा उठा पाएंगे। तो शेयर जरूर किया करो। और साथ में डियर अगर आप भी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कर लीजिए, और जब सब्सक्राइब कर दोगे तो वहां पे सब्सक्राइब और उसके बाद यहाँ पे एक आ जाता है बेल आइकन, तो इस बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कर लीजिए। और इस पे बेल आइकन पे क्लिक करोगे तो इस तरह के साइन आ जाएंगे। तो जैसे इस तरह के साइन जब आएंगे तो उससे क्या होगा, आप बच्चों को जब भी मेरा न्यू लेक्चर अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी, मैसेज आ जाएगा, तो आप बच्चे उस लेक्चर को देख पाओगे। ये है आपका अपना स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित यूट्यूब पे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप बच्चों को लेक्चर पसंद आ ही रहे हैं। तो अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है, तो इसको भी हमने वैसे ही लिखा है गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो वो लिख लिया है। अब हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को भी हम ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे a क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट है 2, y का कोफिशिएंट है -1, x का कोफिशिएंट है +1 और y का कोफिशिएंट भी है +1, तो वही हमने लिखे हुए 2 -1 1 और 1। अब देखिए a मैट्रिक्स हमारे पास ये आ गई, और जो x मैट्रिक्स होगी उसमें क्या है वेरिएबल्स x और y, तो x और y ही लिखा है। उसके बाद जैसे जो b मैट्रिक्स है, तो b मैट्रिक्स होते हैं हमारे पास कांस्टेंट नंबर, तो वो है 5 और 4, तो हमने लिख लिया 5 और 4। अब इस तरह से a भी आ गया हमारे पास, मैट्रिक्स x भी आ गई और b भी आ गई। तो अब हमने सबसे पहला काम क्या करना होता है कि ये चेक करना है कि ये कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो कंसिस्टेंसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा रिलेशंस, सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा a मैट्रिक्स का। तो जो डिटर्मिनेंट है a मैट्रिक्स का वो इसी का डिटर्मिनेंट हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 -1 1 और 1, तो वही हमने लिखा हुआ डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। ये चीज याद रखनी है, मैट्रिक्स के केस में ये ब्रैकेट्स होती है और यहाँ पे ये ब्रैकेट्स नहीं होती है, ये इस तरह से लाइन्स होती है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 into 1 करेंगे, 2 आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन होता है, और 1 into -1, तो वही लिखा है 1 into -1 या -1 into 1। तो ये हमारे पास इसको सॉल्व करोगे 2 1 1 और माइनस प्लस और 1 into 1 करेंगे 1, तो 2 + 1 हो गया हमारे पास 3, और 3 हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के बराबर नहीं आया। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आया, इट मींस ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो आप बच्चों ने थ्योरम में पढ़ा है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब जो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होगा, तो आप एक्स भी फाइंड कर पाओगे, क्योंकि आपके पास ए इनवर्स भी मिल गया होगा और बी भी होगा, तो आप एक्स फाइंड कर पाओगे। इसका मतलब इस सिस्टम ऑफ जो इक्वेशन है ये, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन होगा ही होगा। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आई होप स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये समझ आ ही गया कि कॉन्सिस्टेंट कौन सा हो जाएगा और इनकॉन्सिस्टेंट कब हो जाएगा, वो भी आप बच्चों को एक क्वेश्चन में जहां पे इनकॉन्सिस्टेंट मिलेगा समझ आ जाएगा। तो डियर यहाँ पे देखो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है x + 3y = 5, 2x + 6y = 8। तो ये हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन से यहाँ पे लिखा हुआ गिवन। अब डियर हम इसको भी क्या करेंगे, a x और b की फॉर्म में लिख लेंगे, ax = b की फॉर्म में। वहां पे a मैट्रिक्स देखेंगे, x मैट्रिक्स देखेंगे और b मैट्रिक्स देखेंगे, और फिर हम वहां से उसका भी डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस वही हमने लिखा हुआ है, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म, कि ये जो हमें इक्वेशन का सिस्टम दिया हुआ था वो उसको हम लिख सकते हैं ax = b की फॉर्म में। और वहां पे a हमारे पास क्या आएगा, ये आप बच्चों को मालूम है, ये वेरिएबल्स जो होते हैं उनके कोफिशिएंट। तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 था और सेकंड y का कोफिशिएंट 3 है, वही लिखा हुआ है। सेकंड इक्वेशन जो थी वो वहां पे x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट 6 है, तो वो यहाँ पे लिख लिया हुआ है। और जो x मैट्रिक्स है वहां पे तो वेरिएबल्स लिखते हो x और y, और जो b मैट्रिक्स है वहां पे हम लिख लेते हैं कांस्टेंट टर्म, जो राइट हैंड साइड में लिखी होती है वो है 5 और 8, तो वो लिख लिया। अब हमने इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका डिटर्मिनेंट लिखना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये हमारे पास हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3 2 और 6, तो ये लिखा है 1 3 2 और 6। तो इसको सॉल्व करोगे 1 into 6, तो 1 into 6 रहेगा, बीच में माइनस का साइन, 2 into 3 करोगे तो ये भी आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 6 - 6 ये हमारे पास आ जाएगा 0 के बराबर। अब यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ये क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। अब ये नॉन जीरो तो नहीं है, अगर ये नॉन जीरो नहीं है तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, पहले हमारे पास होती थी अगर ये नॉन जीरो होता तो नॉन सिंगुलर थी, लेकिन ये 0 है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। अब ये सिंगुलर मैट्रिक्स हुई तो डिस्टेंस आप बच्चों को पता है अगर मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसलिए हमने लिखा है देयरफॉर हेंस ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब डिस्टेंस अगर ए इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता तो मुझे बताइए जो एक्स होता था वो हमारे पास किसके बराबर होता था, एक्स = a इनवर्स
बी के बराबर। अब ये चीज है ही नहीं तो इसका मतलब आप एक्स कैसे फाइंड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप बच्चों के पास ये ए इनवर्स तो होना चाहिए था, तब जाके आप एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाते और एक्स फाइंड कर सकते। अब ए इनवर्स है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इट मीन्स ये चीज आप फाइंड नहीं कर सकते, एक्स फाइंड नहीं कर सकते, एक्स नहीं फाइंड कर सकते। इसका मतलब इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, और इसका अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं हो तो हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन, कौन सा सिस्टम हो जाता है इक्वेशन का? ये हमारे पास हो जाता है इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो इसको हम बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट, जिस केस में हमारे पास क्या आ जाए? नो सोल्यूशन, कि जिस केस में हमारे पास सोल्यूशन नहीं आएगा तो उसको हम बोलेंगे इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब डिस्टेंस हम देखते हैं अपना जो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, ax प्लस ay प्लस 2az इज इक्वल टू 4। अब ये हमें तीन इक्वेशंस दी गई हैं, तो देखो ये भी हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, तो यहाँ पे देखो हमने इसको भी क्या लिखना है? ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिख लेना है। तो देखो यहाँ पे देखो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमने यहाँ लिखा हुआ है, जो हमें दी हुई थी इक्वेशंस वही हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। उसके बाद इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वहां पे a हमारे पास क्या होगा? a हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2, 3 और 2 आएगा, फिर a और 2a आ जाएगा। तो इस तरह से A मैट्रिक्स आ जाएगी, फिर X मैट्रिक्स में आ जाएंगे X, Y और Z, और B मैट्रिक्स में आ जाएगा 1, 2 और 4। तो वो हमने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स। अब बच्चे देख पा रहे हैं जो A मैट्रिक्स है वहां पे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में जो क्वेश्चन थे वो था X का क्वेश्चन 1, Y का भी 1 था और Z का भी 1 था क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं। और सेकंड इक्वेशन में X का क्वेश्चन 2 था, Y का क्वेश्चन 3 था और Z का क्वेश्चन 2 था, ये लिखे हुए हैं। और थर्ड इक्वेशन में क्वेश्चन थे, X का क्वेश्चन A था, Y का क्वेश्चन भी A था और Z का क्वेश्चन 2A था, तो वो लिख लिया हुआ है। अब इसमें जो X था तो उसमें हमारे पास इक्वेशन हमें जो X मैट्रिक्स है तो उसमें हमारे पास वेरिएबल्स है X, Y और Z, वही लिख लिए। और जो B मैट्रिक्स है तो B मैट्रिक्स में हमारे पास राइट साइड में कांस्टेंट टर्म्स वो क्या है? 1, 2 और 4, तो वो लिखी हुई है। अब देखो इस तरह से हमने ये तीनों इक्वेशंस तीनों मैट्रिक्स लिख ली हैं। तो अब हमें क्या करना होता है? सबसे पहले कंसिस्टेंसी के लिए हमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना होता है, तो वही हमने लिखा हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ 1, 1, 1, 2, 3, 2, ए और 2a आ जाएगा, तो वो हमने लिख लिया इसका डिटरमिनेंट। अब इसमें हम इसको सॉल्व कर ही सकते हैं, तो इसको आप फर्स्ट रो के अलावा एक्सपेंड कर दीजिए, चाहे कॉलम कोई भी कॉलम ले लीजिए, कोई भी रो ले लीजिए, जिसका अलावा आप एक्सपेंड करना चाहते होगे कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट रो के अलावा एक्सपेंड किया, तो ये वाला एलिमेंट प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा और ये प्लस में रहेगा, तो ये हमने +1 लिखा हुआ है। अब ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, तो एलिमेंट बचेंगे 3, 2, a और 2a, 3, 2, a और 2a लिखा है। अब -1 वाला एलिमेंट लेंगे तो ये वाली रो, ये वाला कॉलम छोड़ देंगे तो एलिमेंट बचेगा 2, 2, a और 2a, तो वही लिखे हुए हैं 2, 2, a और 2a। फिर हम ये वाला 1 की बात करेंगे तो हम इस कॉलम को, इस रो को छोड़ देंगे तो 2, 3, a और a आएगा, तो वही लिखा है 2, 3, a और a। अब जैसे हम इसको सॉल्व कर देंगे तो 1 इंटू, अब 3 इंटू 2a करेंगे तो 6a, बीच में माइनस का साइन होता है, 2 इंटू a करेंगे तो 2a। अब -1 वैसा ही 2 इंटू 2a करेंगे तो 4a आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन, a इंटू 2 करेंगे तो 2a आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का मान है, 2 इंटू a करेंगे 2a, बीच में माइनस का साइन होता है, और 3 इंटू a करेंगे तो 3a, तो 2a माइनस 3a। तो अब जैसे आप कर सकते हो, यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 6a माइनस 2a ही, तो वैसे ही लिखा हुआ है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे वैसे रहेगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 इंटू 4a करेंगे तो -4a, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा -4a प्लस 2a। यहाँ पे प्लस का 1 है और 2a माइनस 3a, तो इसको सॉल्व करोगे तो अब क्या हो जाएगा? ये 6 और हमारे पास प्लस का कौन सा आ गया? ये 6 और 2 आ गए 8a, तो 8a। अब माइनस के कौन सा आ गए? -2, -4, तो -6 हो गए, -6 और -3 कितने हो गए? -9। तो इस तरह से हमारे पास कितना आ जाएगा? सॉरी, यहाँ पे 6a और 2a, 8a और 2a, ये भी आना था 10a आ जाना था, ये आ जाना था 10a। और इस तरह से कितना आ गया? 2a और 4a कितना हो गया? 6a और 3a कितना हो गया? 9a। कितना आ गया? 9a। तो 10a में से 9a निकाल देंगे, कितना बचेगा? 1a बच जाएगा, तो वही हमने लिखा हुआ है a। और ये डिस्टेंस नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि a की तो वैल्यू नॉन जीरो है, तो जैसे इस तरह से a हमारे पास 0 के बराबर नहीं है। अब a 0 के बराबर नहीं है तो इसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है? नॉन जीरो है। अब ये हमने क्या निकाला था? डिटरमिनेंट ही निकाला ना। देखो a मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास आ गया a, और ये 0 के बराबर नहीं है, इट मींस ये क्या है? नॉन जीरो है। तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आ गई? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आई तो इसलिए इसका इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। अब डिस्टेंस अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आप बच्चों को मालूम है, तो आप x इक्वल टू a इनवर्स लगा के x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। डिस्टेंस इस तरह से अब आप अगर x फाइंड कर सकते हो तो इसलिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगा?
कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई ना कोई सोल्यूशन आएगा ही आएगा। जिसमें हमें सोल्यूशन मिल सकता हो तो उसको हम कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं, जिसमें हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, जिन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नो सोल्यूशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनकॉन्सिस्टेंट। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को समझ आ गया। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 2 के बराबर, 2y माइनस z इज इक्वल टू -1 के बराबर, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 3 के बराबर। तो ये हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है। तो अब हमने इसमें भी ये चेक करना है क्या ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। तो ये आप बच्चों को अब समझ आ ही गया, तो अब हम उसको भी कर देंगे। तो अब हमने यही लिख लेना है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जो हमें गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो हमने यहाँ पे लिख लिया, 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 2, 2y माइनस z इज इक्वल टू -1 और 3y माइनस 5y इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से हमने ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिख लिया हुआ, नोट कर दिया अब। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिख सकते हैं गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को। तो वो लिखेंगे तो a हमारे पास क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट है 3, y का कोफिशिएंट है -1 और z का कोफिशिएंट है -2। तो वो लिखा है 3 -1 और -2। सिमिलरली अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 2 और x, तो यहाँ x है ही नहीं, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा 0, तो 0 इंटू x मतलब 0, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे मतलब कोई भी वेरिएबल नहीं होगा तो उसका कोफिशिएंट आप 0 ही लिखोगे। y का कोफिशिएंट 2 है और z का कोफिशिएंट -1 है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट -5 है, तो x का 3, y का -5 और z यहाँ पे है ही नहीं, तो z का कोफिशिएंट हमने 0 लिख लिया है। अब यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, x, y और z है, तो वो हमने लिख लिए हुए है x मैट्रिक्स में, और जो b मैट्रिक्स होते हैं उसमें हमने ये वाले नंबर्स लिखे होते हैं राइट हैंड साइड में, वो क्या है 2, -1 और 3, तो वो लिख लेंगे हम 2, -1 और 3। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने ए, बी और ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स हमने फाइंड कर दिए। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये मैट्रिक्स फाइंड करना समझ आ ही गया होगा। और डियर स्टूडेंट्स अगर आप बच्चों को अभी भी कहीं पे प्रॉब्लम आती है, मतलब ये कोफिशिएंट्स की बात समझ नहीं आ रही, तो डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को क्या करना पड़ेगा, आप बच्चे 9th क्लास का जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चे कुछ, तो वहां पे आप 9th क्लास का पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर पढ़ोगे, तो वहां पे जो फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज है वहां पे आप बच्चे कोफिशिएंट्स के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप बच्चों को कोई किसी क्लास में कोई प्रॉब्लम रही होगी, अगर 11th क्लास की कोई प्रॉब्लम बची है आपके पास, 9th की बची है, कोई 10th की बची है, कहीं पे जो चीज आप बच्चों को अपने लाइफ टाइम में समझ नहीं आई हुई है, जहां भी आपकी स्टूडेंट लाइफ थी और जो आप अभी तो स्टूडेंट लाइफ चल ही रही है, लेकिन जो क्लासेस आपकी स्पेंड हो चुकी हैं पास्ट में जो क्लासेस थी, वहां पे अगर कोई चीज समझ नहीं आई है तो डियर वो आप दोबारा से समझ सकते हो, क्योंकि मैंने 9th क्लास वाले बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ, 10th वालों को, 11th वालों को और 12th वालों को। तो डियर ये सारी क्लासेस को आप बच्चों को पढ़ाया जाएगा, और इसके बाद जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम और जो लोअर क्लासेस है 6th 7th इन सारी वाली क्लासेस को भी हम पढ़ाएंगे। अब देखिए हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट करो, 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5 और 0, तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया इसका डिटरमिनेंट। तो इसको अब आप किसके अलावा एक्सपेंड कर सकते हो, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम या सेकंड रो, सेकंड कॉलम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलावा एक्सपेंड कर सकते हो। तो हमने इसको कर दिया फर्स्ट कॉलम के अलावा एक्सपेंड, क्यों, क्योंकि रिलेशन यहाँ पे लिख लीजिए, ये हमारे पास एक 0 भी था, तो इस 0 से थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इस के अलावा एक्सपेंड कर दिया। तो हम किसके अलावा एक्सपेंड करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ 0 सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, ये प्लस का रहेगा, ये 0 माइनस का और ये प्लस का, तो 3 प्लस का, 0 माइनस का और प्लस का 3। अब जैसे हम इस रो को छोड़ देते हैं, इस कॉलम को छोड़ देते हैं इस एलिमेंट के लिए, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 2 -1 -5 और 0, तो वो लिखा है 2 -1 -5 और 0। फिर डिस्टेंस इस 0 के लिए तो हमने लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो वो हमने सीधा 0 ही रहने दिया है। उसके बाद डिस्टेंस इस 3 के लिए लिखेंगे, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो ये एलिमेंट बच जाएंगे -1 -2 2 और -1, तो -1 -2 2 और -1 ये लिख लिया हमने। अब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3, अब 2 इंटू 0 करेंगे 0, बीच में माइनस का साइन, और -5 इंटू -1 करेंगे तो +5 आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास -0 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, रहने दिया हमने। अब 3 इंटू -1 करेंगे +1, बीच में माइनस का साइन आना था, और 2 इंटू -2 करेंगे तो -4 आ जाएगा, तो -4 आ जाएगा, तो 1 + 4। अब 1 + 4 कितना होता है 5 इंटू 3 करेंगे 15। अब यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू -5 करेंगे तो -15, तो -15 + 15 हमारे पास हो जाएगा 0 के बराबर। तो इसलिए ये स्टूडेंट्स जो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। अब आप बच्चों को पता है अगर हमारे पास डिटरमिनेंट 0 के बराबर आता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ए हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई, और अगर मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो उसका इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब अगर हमें इनवर्स फाइंड करना होगा किसी मैट्रिक्स का, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होनी चाहिए,
इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होनी चाहिए। इन्वर्टिबल मतलब उस वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तभी हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जैसे इसका अगर इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम x इक्वल टू ए इनवर्स जो b होगा ये हम फाइंड ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अगर आप x नहीं फाइंड कर सकते तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप x नहीं फाइंड कर पाओगे तो आपका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं है तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कौन सा हो गया, इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया। अब देखिए हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6, तो इसको भी हम जल्दी से कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं, मतलब जिनमें हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो वो वाले क्वेश्चन कर लेंगे। अब यहाँ पे है 5x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 2, 5x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल टू -1। तो इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने वैसे ही लिख लिया जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में लिखे हुए, प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो वैसे हमने यहाँ पे लिख लिया। अब जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इनको हम ax इक्वल टू b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए में क्या लिखेंगे हम मैट्रिक्स में 5 -1 4 2 प्लस 3 और प्लस 2 3 और 5 आ जाएगा, 5 माइनस 2 और 6 आ जाएगा। तो वही हमने लिखा हुआ है 5 -1 4 2 3 5 5 माइनस 2 और 6। फिर x को हम x वाली मैट्रिक्स में क्या लिखते हैं, वेरिएबल्स, तो वो क्या है x y और z है, यहाँ पे देख सकते हो x y और z है, तो वही हमने x y z लिख लिए। उसके बाद जो b मैट्रिक्स है, तो b मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये राइट साइड में जो टर्म्स होती है वो लिखते हैं 5 माइनस 2 और -1, तो वही लिखा 5 2 और -1। और जैसे हमने ए बी और एक्स मैट्रिक्स लिख ली है, तो अब हमारा काम होता है इनकॉन्सिस्टेंसी या कॉन्सिस्टेंट या इनकॉन्सिस्टेंट चेक करने के लिए हमें निकालना पड़ता है उसका डिटर्मिनेंट। तो हम मैट्रिक्स जो ए है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर देंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट लिखोगे तो वो हमने इस तरह से लिख लिया है। अब आप किसके अलावा इसको एक्सपेंड करोगे, देखो यहाँ पे कोई जीरो तो है नहीं, तो जब कुछ भी नहीं हो, मतलब कोई भी आपको स्पेशल केस लेने की जरूरत नहीं हो, तो आपने डायरेक्टली क्या कर देना है, फर्स्ट रो के अलावा एक्सपेंड कर देना है। तो फर्स्ट रो में ये एलिमेंट है, यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा और यहाँ पे प्लस रहेगा। तो जैसे ये हमारा प्लस 5 ही रहेगा। उसके बाद ये हमारे पास जो -1 पहले से था, तो एक माइनस और लगा दे, तो माइनस में इंटू माइनस करेंगे तो ++1 आ जाएगा। फिर सिमिलरली ये प्लस का 4 रहेगा, वो प्लस का 4 ही लिखा हुआ है। अब डिशन जब 5 के लिए हम देखेंगे कि जो 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट कौन सा बनेगा, इस रो को, इस कॉलम को छोड़ देंगे तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, 3 5 माइनस 2 और 6, तो वही लिखा है 3 5 माइनस 2 और 6। फिर जब इस वाले की एलिमेंट की बात करते हैं, तो ये कॉलम ये रो छोड़ देते हैं, 2 5 5 और -6, तो 2 5 5 और -6 लिखा हुआ है। उसके बाद अगर इसकी बात करो 4, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ये इस कॉलम को, इस रो को छोड़ देंगे, 2 3 5 और -2, तो वो लिखा है 2 3 5 और -2। अब इस तरह से इनको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो कैसे करोगे, 5 इंटू 3 इंटू 6 करेंगे तो 18 आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन आना था, और 5 इंटू -2 करेंगे तो -10, तो माइनस इंटू माइनस, देखो माइनस इंटू -10 करेंगे तो +10 आ जाएगा, तो वही लिखा है 18 + 10। सिमिलरली यहाँ पे 1 था, तो 1 इंटू 6 इंटू 2 करेंगे 12, बीच में माइनस का साइन, और 5 इंटू 5 करेंगे 25। यहाँ पे 4 है, और 2 इंटू -2 करेंगे -4, बीच में माइनस का साइन, और 5 इंटू 3 करेंगे तो 15। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 18 और 10 होता है 28, 28 इंटू 5 करेंगे 140। अब यहाँ पे 12 में से 25 निकाल दोगे तो -13 इंटू 1 करेंगे तो -13 ही आ जाएगा। अब 4 इंटू -4 -15 हो जाएगा -19, और -19 इंटू 4 करो तो -76। इसको सॉल्व करोगे तो 140 में से -13 करोगे और -6 भी करोगे तो वो हमारे पास मिलेगा 51। तो इस तरह से हमने ये लिख लिया 51। अगर ये हमारे पास डिटरमिनेंट किसके बराबर आ गया, 51 के बराबर आ गया, इसके मतलब ये 0 के बराबर नहीं आया, ये नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हो तो इसको हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और जो x इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है, इट मींस इसको हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ए इनवर्स हमें मिल जाएगा और बी मैट्रिक्स हमारे पास पहले से है। तो x अगर हम फाइंड कर सकते हैं, इसका मतलब हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल बी कॉन्सिस्टेंट। तो लिख सकते हो आप इसे यहाँ पे कॉन्सिस्टेंट। अगर यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, लेकिन वो अब क्या करना देख के आपको, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा विल बी कॉन्सिस्टेंट। तो आई होप आप बच्चों को ये समझ आ ही गया है। अगर डियर स्टूडेंट्स लेक्चर पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक बटन जरूर क्लिक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर डालिए, और साथ में जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ इन लेक्चर्स को जरूर शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।